अस्सलाम वालेकुम। खुल के बोल के साथ मैं एतजाज़ नकी। आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे कि इंतखाबात हुए हैं इंडिया में और उसके नताइज के हवाले से आज सूरत हाल जो है वो मोदी के हक में कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही और इस बार बीजेपी के तनासब में खासा फ़र्क पड़ा है। इसके साथ हम जिक्र करेंगे कि साबिक सदर आरिफ अलवी जो हैं वो ये बयान देते हुए दिखाई देते हैं कि एहतसाब का अमल मुमकिन नहीं रहा, मैं तो हिम्मत हार गया हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि ये एलिट क्लास नहीं चाहती कि मुल्क में एहतसाब का निज़ाम हो या तहकीकात आगे बढ़ें। वो क्यों हिम्मत हार चुके हैं इसका भी जिक्र करेंगे। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की समाअत की है, उसका भी अहवाल जो है उसका जिक्र करेंगे। और उसके बाद हम आज बात करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से भी। मेरे पैनलिस्ट में इस वक्त मौजूद हैं जुबैर अली खान, वसीम मलिक, परवेज संदेला और उमर दराज गोदल। मैं तमाम पैनलिस्ट को शो में वेलकम करता हूं। और सबसे पहले मैं जुबैर साहब आपसे जानना चाहूँगा, ये जो इंडियन इंतखाबात हैं और उसके जो इस वक्त तक जो अभी तक गैर हतमी हम कहें कि नताइज सामने आ रहे हैं, लेकिन उन नताइज की बुनियाद पर इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, जो तनासुब बन रहा है, आपको क्या लग रहा है कि सूरत हाल क्या पलटा खा सकती है गुज़िश्ता 2 अदवार हुकूमत के बरखिलाफ? बहुत शुक्रिया नकी। सबसे पहले तो जो हिंदुस्तान में इंतखाबात हुए हैं वो एक चीज़ से उससे ये साबित होती है कि हिंदुस्तान के जो शहरी हैं वो किसी भी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट को जो है वो सपोर्ट नहीं करते। और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने जिस तरीके से पूरी मीडिया को टेक ओवर किया हुआ था और पूरा मीडिया जो है वो प्री पोल जो सर्वेस थे वो दिखा रहा था कि 400 प्लस का जो आंकड़ा है वो भी नरेंद्र मोदी क्रॉस कर जाएंगे। और इस बार जो कैंपेन शुरू की गई थी वो इसी नाम से की गई थी कि इस बार 400 पार, यानी 400 से ज्यादा नशिस्तें जो है वो बीजेपी का जो अलायंस है वो हासिल कर लेगा। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में एक चीज जो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए लोगों ने महसूस की वो ये थी कि अगर नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी अक्सरियत हासिल करके इक़्तिदार में आ जाएंगे तो फिर उनके आइन को जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा होगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को हिंदुत्व बनाने जा रहे थे और उनके एक नैरेटिव है, उनके एक विजन है, उनकी सोच है और वो ये समझते हैं कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ एक मजहबी रियासत के तौर पर उसको चलाना चाहते हैं और सिर्फ एक मजहब के रहने वाले जो लोग हैं वो वहां पर रह सकते हैं। बाकी लोगों के लिए वहां पर जमीन जो है वो नरेंद्र मोदी तंग करने जा रहे थे। तो हैट्स ऑफ टू द जितने भी हिंदुस्तान के वोटर्स हैं उन्होंने बड़े बाशऊर अंदाज में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया और ना सिर्फ हक राय दही इस्तेमाल किया बल्कि बीजेपी के अलायंस को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। धचका भी लगा है। अच्छा, इसी पे बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया, आपका यकीनन ये पॉइंट सामने आ गया। वसीम मलिक, आप क्या समझते हैं कि जाहिर है दूसरी जानिब से राहुल गांधी के वो बयानात हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि पूरा सिस्टम उनकी इवन की एजेंसीज हैं और इसके अलावा उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो उनके बरखिलाफ था, उसके बावजूद भी उनकी जो सूरत हाल है वो बेहतर है। और यहाँ पे भी हमने देखा पाकिस्तान में भी जो इंतखाबात हुए उसमें भी PTI की जानिब से इसी नौयत के इल्जामात सामने आते रहे। तो आप क्या समझते हैं इन दोनों बातों में कितनी मुमासलत है? देखिए, ग्राउंड रियलिटीज तो दोनों जगह बहुत हद तक मुख्तलिफ है। अगर बिलखसूस हमने पाकिस्तान में इंतखाबात देखे, 8 फरवरी के इंतखाबात, और उस हवाले से हमारी जो सियासी जमातें हैं वो जिस नौयत के और जिस तरह के इल्जामात लगाती हैं, तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के साथ तो वहां पर हमें कुछ मुख्तलिफ सूरत हाल नजर आती है। हाँ, इस हद तक हमने इस बार जरूर देखा कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हिंदुस्तान है वहां पर उस पर इल्जामात लगते रहे कि वो जो मोदी के हक में तमाम तर जो इकदाम है वो कर रहा है। मैं दो सिर्फ इसकी मिसालें आपके सामने रखता हूँ कि हमने देखा कि जो सिर्फ वहां पर पंजाब की गालबन एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की एक नशिस्त थी, वहां पर दो मुकाबला था 2 लोगों के दरमियान। नरेंद्र मोदी की जो जमात थी बीजेपी, उसका मुकाबला था आम आदमी पार्टी और उसका जो अलायंस था वो कांग्रेस के साथ था। वहां पर भी कुछ इसी तरह के हालात हुए। जो वोट काउंटिंग है उसको वहां के रिटर्निंग अफसर ने बदल दिया और फिर उसकी एक CCTV फुटेज बाहर आ गई। वो मामला वहां से चलते चलते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब आया और वहां से फिर एक फैसला आया, दोबारा रिकाउंट किया गया और जो रिकाउंट में इत्तेहाद जो जीता था जो बीजेपी के खिलाफ था उसे वहां पर जितवाया गया और वहां की सुप्रीम कोर्ट से यहां तक की ऑब्जर्वेशंस आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस की जानिब से
कि जो इंतखाबात में धांधली है ये जमहूरियत की मौत है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो आम आदमी पार्टी है उनके जो रहनुमा है उन्हें इंतखाबात से कबल एक कोई पुराना मुकदमा था उसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर वहां की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो उन्हें मुदाखलत पर इंतखाबात के हवाले से खसूसी तौर पर जमानत देती है और उनकी जो जमानत तो वहां पे ज़ाहिर अदलिया जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। आप ज़ाहिर अगर एक इदारे पर इल्ज़ाम आए तो दूसरी जानब जो है वो बढ़ते हैं। लेकिन परवेज़ सदला साहब, इंडिया में भी ज़ाहिर है इस वक्त आप देख रहे हैं जो मौसमी सूरत हाल है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है इस वक्त वहाँ पे गर्मी पड़ रही है। उसके बावजूद भी एक बड़ा टर्नआउट है और ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी तादाद में आवाम जो है वो बाहर निकली है। पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है 18 फरवरी के जब हम 8 फरवरी के इंतखाबात की बात करें उस वक्त भी एक बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। तो इस खित्ते के लोग बाहर निकलते हैं जमहूरियत के लिए। परवेज़ सदला साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम को। बिल्कुल जी, लोग निकलते हैं जी। जाहिर है 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं हिंदुस्तान में, खास तौर पर पूरे टाइम पे होते हैं इलेक्शन, तो लोग निकलते हैं। और फिर देखें इस वक्त हालात भी बदल गए हुए हैं ना, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को मूव करने के लिए, लोगों को घरों को निकालने से लिए अब पुराने रवायती तरीके नहीं रहे। तो ये जो जदीद दौर है इसमें आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। जो पार्टियां होती हैं वो जाहिर है ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ डिजिटल मीडिया का दौर है, तो इसमें आप हर जगह पे हर बंदे के पास पहुंच सकते हैं, जिसके पास टेलीफोन है, जिसके पास टैबलेट है, जिसके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, और उसके अलावा रवायती तरीकों से पहुंचते हैं। तो मेरे ख्याल में ये हिंदुस्तान में जो हो रहा है, जो उस पे इल्जाम लग रहा है, बीजेपी पे इल्जाम लग रहा है और राहुल गांधी लगा रहा है, 10 साल से मुसलसल जहां पर जो हुकूमत होगी वो अपनी जड़ें काफी हद तक वहां पर मजबूत कर चुकी होगी। जैसे हमारे केपीके में है या जैसे हमारे सिंध में है, तो वहां पे जो रवायती जमातें 2-2, 3 टेन्योर पूरी कर चुकी हैं, तो उनको वहां से अब इलेक्शन से हराना या कुछ करना, और उन पे इस किस्म के इल्जाम लगेंगे क्योंकि वो सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं 10-15 साल से, 20 साल से एक सूबे में या एक मुल्क में हुकूमत चला रहे हैं, तो वहां पे दूसरे की बारी आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या उन पर इस तरह के इल्जाम लगते रहेंगे जिस तरह के हिंदुस्तान में लग रहे हैं। लेकिन इस खित्ते के लोग बाहर निकल रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान में भी एक नया वोटर इंटर हुआ है, जो इससे पहले कहा जाता था कि यंग लोग वोट नहीं डालते, चाहे वो किसी भी जमात को वोट डालें। पाकिस्तान में भी यंग लोग निकले इस इंतखाबात में भी, पिछले इंतखाबात में भी, और ये कहा जा रहा है कि इससे अगले जो इंतखाबात होंगे इसमें इतने करोड़ ज्यादा लोग और इंटर हो जाएंगे, वोट डालेंगे। सही, तो लोग निकल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी बात है। यूथ जो है वो बाहर निकल रही है, ये एक पॉजिटिव चीज है और इसी को हम इसमें करना चाह रहे थे। गो के नताज के हवाले से भी एक मायूसी वहां पे भी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी उस पर जो है तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है। अच्छा, इस पर मैं उमर दराज, अब मामला है साबिक सदर आरिफ अलवी का। यकीनन इंडियन इंतखाबात हो रहे हैं, उसके नताइज जो आएंगे उसका जो तनासुब होगा उस पर तो हम चलेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में जो सिचुएशन है उसमें साबिक सदर आरिफ अलवी का ये बयान कि वो एहतसाब के निज़ाम से, एहतसाब से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं, हिम्मत हार गए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि एक एलीट क्लास है जो इसके आगे दीवार बनी हुई है, इसलिए आप वो ये बयान दे रहे हैं। तो एक साबिक सदर का ये बयान इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं? फिर आम आदमी क्या तवक्को कर सकता है कि जब साबिक सदर और एक मजबूत जमात का नुमाइंदा जो है वो हिम्मत हार गया? एतजाज, एक तो देखिए जो इंडियन इलेक्शंस हैं, जाहिर है उनका हमारे ऊपर बराह रास्त असर होता है, या हमारे इलेक्शंस हो तो उन पर असर होता है। हमसाए हैं, आपकी दीवार के उस पार कुछ हो रहा तो आप ये नहीं कह सकते कि आपके ऊपर उसका असर नहीं है। लेकिन कुछ बातें जो हम खुद से तो नहीं सीख सकते, लेकिन चूंकि हमने दुश्मन को जहां बहुत सारी सिखानी है, तो अगर मौका मिले तो हमें अपने दुश्मन से जरूर सीखनी चाहिए। 1.5 महीना वो इलेक्शन के प्रोसेस में रहे, 7 मराहिल थे, और इस दौरान कहीं पे मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस बंद नहीं हुई, किसी किस्म का किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया। इवन उनकी सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल साहब को बाहर निकाला, कहा इलेक्शन लड़े, इलेक्शन के बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। कोई किसी से इंतखाबी निशान नहीं छीना गया, किसी ने नहीं कहा कि इसको हराना रियासत की मजबूरी है, रियासत का मफाद है इसको हराना। लोगों ने जो भी फैसला किया, देखिए एक अलग बात है कि कम वोट लिए, ज्यादा वोट लिए, उसको छोड़ देते हैं। अब रही बात हमारे यहाँ जो आरिफ अलवी बात कर रहे हैं, वो बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन अब भी पूरी बात ठीक नहीं कर रहे हैं। असल बात यह है कि इस मुल्क के अंदर किसी ने भी एहतसाब के लिए ना कोई काम किया है, वो कोई भी आया, वो आप आगाज कर लीजिए कि जनरल अयूब के दौर से सियासतदानों को जब आपने मुख्तलिफ एफडो और इधर उधर से करके बहुत कुछ किया था, उस वक्त से लेके आप हालिया नैब तरामीम तक आ जाए, आप जरा मुशर्रफ को देख लीजिए, आप ज़िया को देख लीजिए, आप नून लीग के सैफुर रहमान वाले एहतसाब ब्यूरो को देख लीजिए, आप जो भी देख लें,
आपको कहीं ना कहीं वहां सिर्फ पॉलिटिकल टारगेट्स अचीव करते नजर आते हैं। एक ऐसा इदारा बता दीजिए जो किसी में सिर्फ पीपल्स पार्टी इवन तहरीक इंसाफ ने कहा गया आपका वो कमीशन जो आपने बनाया था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, कहने का मतलब यह है कि आपने कोई इदारा कोई इंस्टीट्यूशन डेवलप ही नहीं किया। आपका ये मसला ही नहीं है, आप ना पॉलिटिकली अकाउंटेबल होना चाहते हैं ना दीगर चीजों की तरफ। मार्शल लॉ आता है, वो भी वक्ती कुछ लोगों को आउट करने के लिए काम शुरू कर देता है, कुछ को इन करने के लिए वो मकासद हासिल हो जाते हैं। मुझे बताइए नैब ने कौन सी खिदमत आपकी की है? नैब अभी क्या कर रहा है? उसको दूध की क्वालिटी या दही की क्वालिटी के ऊपर तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसको करोड़ों रुपए की करप्शन से वो कहते हैं जी कोई मसला ही नहीं है, ये हमारी डोमेन ही नहीं है, ये हमारा दायरा इख्तियार ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बदकिस्मती है, जहां हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत में नंबर 1 एहतसाब होता है, जिम्मेदारी के साथ एहतसाब बड़ा जरूरी है, एहतसाब के इदारे भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये बड़ी अहम बात है। इसी पे जुबैर अली खान आप क्या समझते हैं? जाहिर है साबिक सदर की जानिब से बयान, एक गैर मामूली शख्सियत है, इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो अगर ये बयान दे रहे हैं तो क्या हम ये समझें कि खुद अगर कल को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद भी इक़्तिदार में आती है तो एहतसाब का निज़ाम बेहतर नहीं हो सकेगा? इस हद तक एलीट क्लास जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो इसमें मज़ामत कर रही है, और हम देखते हैं कि सियासी जमातों में भी फिर वो क्लास मौजूद है। नैब तरामीम की बात करें तो जाहिर है वो भी पार्लियामान से ही होता है जो खुद एहतसाब का अमल रोक रहा है। देखें, मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में आती है वो क्या करेगी इसके बारे में तो पेशगोई कोई नहीं कर सकता, लेकिन डॉक्टर आरिफ अलवी जिस तरीके से कह रहे हैं कि एलीट क्लास जो है वो एहतसाब के अमल में एक रुकावट है, वो एलीट क्लास कौन सी है? ये हकीकत पसंदाना बयान नहीं है। उनको इस कौम को हकीकत बतानी चाहिए। इस मुल्क में माजी में हम ज्यादा दूर नहीं जाते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही ये साबिक सदर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ही पापा जॉन्स का एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया था। उस वक्त जो सीपैक के इंचार्ज थे आसिम सलीम बाजवा साहब, उनके ऊपर एक इतने बड़ा इल्जाम लगा था। उस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ क्या इंक्वायरी की थी? उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। माजी में हमने देखा कि इस तरीके से बहुत ज्यादा इल्जामात लगते रहे हैं। आप अयूब खान के दौर से शुरू कीजिए या लियाकत अली खान के दौर से शुरू कर लीजिए। इस वक्त जो सबसे ज्यादा ताकतवर लोग हैं वो एहतसाब नहीं होने दे रहे, और ये हकीकत है। इस मुल्क में सियासतदानों ने जेलें काटी हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ जो है वो भी जेल में गए हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी जेल काटी है, बेनजीर भुट्टो ने भी जेल काटी है। पीपल्स पार्टी की पूरी तारीख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है वो भी माजी में नहीं देखा गया। तो ये जो सियासी जमातें हैं उन्होंने, उनके सरबराहान ने या सियासी लीडरान ने जेलें काटी हैं एहतसाब के नाम के ऊपर। जो ब्यूरोक्रेसी है उनका भी कहीं ना कहीं एहतसाब के नाम पर उन्होंने जेलें काटी हैं, सख्तियां गुजारी है। लेकिन जिन लोगों के ऊपर जो कहते हैं जी करप्शन के जो इल्जामात सामने आते हैं, ना उनकी तहकीकात होती हैं, ना उनके ऊपर कार्रवाई होना तो दूर, तहकीकात का भी आगाज नहीं होता। और सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये जो सियासतदान है यही उनकी कठपुतलियां बन जाते हैं। आज जो लोग दूसरी तरफ खड़े हैं, आसिफ जो आरिफ अलवी साहब, इस वक्त उनको एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो ऐवान सदर में थे तो उस वक्त कौन सा एहतसाब हो रहा था? उस वक्त एहतसाब के हवाले से क्या काम किया गया? बिल्कुल ठीक है। एहतसाब पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम जो है वो एहतसाब है, या असल में जो लोग इस मुल्क के इशराफिया हैं, जो इस मुल्क के जितने वसाइल के ऊपर काबिज लोग हैं, उनके ऊपर जब करप्शन के इल्जामात साबित होते हैं वो तो किसी अदालत तो दरकिनार, बल्कि एहतसाब का नारा भी था यकीनन जुबैर यकीनन, बल्कि एहतसाब का नारा भी था, करप्शन के खिलाफ नारा था। उस दौरान भी अगर कोई इदारा है एग्जिस्ट भी करता है वो मजबूत नहीं हो सका। परवेज इंदिरा साहब, यही सवाल आपके सामने है। अब अक्रॉस द बोर्ड हम बात करें तमाम सियासी जमातों के हवाले से, लेकिन एहतसाब के अमल से जो जिस राय का और जिस फीलिंग का इजहार साबिक सदर मुमलिकत कर रहे हैं, क्या ये मुख्तलिफ हुक्मरान जो है जब अपोजिशन में रहे हैं वो करते नहीं रहे, हालांकि इक़्तिदार में आके उनकी सूरत हाल गो के मुख्तलिफ होती है? बिल्कुल ठीक कह रहे जी। मैं जो सदर अलवी साहब है, एहतसाब नहीं होता पाकिस्तान में, अगर इन्हीं से एहतसाब हो जाता ना, इनका ही एहतसाब हो जाता तो कम अज कम ये बात ना कहते। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरिफ अलवी, कासिम सूरी और इमरान खान पर एक बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट चाहे तो इन पे वो इनके करे, इन पे वो मुकदमा चला सकती है, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ये एलीट क्लास थे, तो एलीट क्लास में नहीं होता। दूसरी बात जो अभी पहले भाई ने की है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर सियासी पार्टियां जो है ना, बदकिस्मती इसको कह ले कि वक्त आने पर ये सियासी पार्टियों के खिलाफ जितने भी मुकदमे बनते हैं, जो भी होते हैं, वो मुकदमे एहतसाब के लिए नहीं बनते,
बल्कि उनको थोड़ी देर के लिए सियासत से दूर रखने के लिए बनते हैं। आप माजी में देख लें, चाहे आसिफ अली जरदारी हों या चाहे नवाज शरीफ साहब हों, मोहतरमा मेमनी साहबा हों, और अभी बदकिस्मती से इमरान खान साहब भी हों, वो भी सियासी जमात के एक लीडर है। ये सियासत से दूर करने के लिए, सियासत से निकालने के लिए बनते हैं। और एहतसाब के लिए अगर मुकदमे बनते हो और वाकई ही अगर इनके खिलाफ एहतसाब हो तो ये बड़ी बात है। लेकिन ये लेकिन ये कौन है, एलीट क्लास कौन है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं कि वो मखसूस तबका कौन है? आप क्या समझते हैं, किस जानिब इशारा कर रहे हैं? वो अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो इमरान खान साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो अपनी पार्टी के लीडरान की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। एहतसाब, क्या एहतसाब हो रहा है, किसका एहतसाब होगा? क्या 9 मई वालों का एहतसाब हो गया? लीड क्लास ही है ना। अब लीड क्लास के कितने बच्चे, कितने लोग थे 9 मई के केसेस में, किसी का एहतसाब हुआ? नहीं हुआ। 2-4 पकड़े हुए हैं, बस उसको एक जिंदा रखने के लिए कह रहे हैं। एहतसाब नहीं होता, वो ठीक कह रहे हैं। उनकी अपनी जमात का एहतसाब हो जाता तो फिर ये सब कुछ ना होता। सच बोले कि लीड क्लास कौन है, हकीकत जरा बताएं लोगों को। जी, मैं वही बता रहा हूँ लीड क्लास कौन है। मैं वही बता रहा हूँ कि लीड क्लास कौन है, किसका एहतसाब नहीं होता। सियासतदानों का एहतसाब इस मुल्क की तारीख भरी पड़ी हुई है। सियासतदान हमेशा, चाहे वो जिस जमात से भी हो, वो बेचारा रगड़े ही खाता है। वर्कर जिस जमात से भी हो, वो बेचारा रगड़े ही खाता है। हकीकत जी सदेला साहब, जुबैर साहब आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही। जी सदेला साहब रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी ठीक है, बताएं, खुल के बताएं ना। जिनका एहतसाब नहीं होता, जिनका नाम वो नाम ले सकते हैं ना, आप नाम ले सकते हैं। और आप कह रहे हैं उसका नाम, उसका जिक्र परवेज में भेजा करें, तो फिर आप नाम बताएं। नहीं चलो फिर हिम्मत देखिए जुबैर साहब, अगर आपने ये बात की तो हिम्मत करें कि परवेज मुशर्रफ का एहतसाब नहीं हो सकता। परवेज मुशर्रफ को एहतसाब करने के लिए नवाज शरीफ जेल तक या अदालत तक ले गया था, उसके बाद फिर नवाज शरीफ का एहतसाब हो गया। हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से शुरू कर लेते हैं ना। अब मैं चले, अब मुझे देखिए जुबैर हिम्मत नहीं कर सकता, शायद पाकिस्तान में बैठा हुआ इसलिए, तो मैं कर लेता हूँ हिम्मत। मैं आपको बता देता हूँ किसका एहतसाब नहीं होता। परवेज मुशर्रफ का एहतसाब करने की कोशिश की थी नवाज शरीफ ने, भी क्या हुआ था? रहीम शरीफ साहब को कर सकता है कोई, या फिर वो जो उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम आया, उनके बैरून मुल्क असासे आए, उसका एहतसाब इमरान खान ने करना था, नहीं कर सके। मैं तो नाम ले रहा हूँ आसिम सलीम बाजवा का, आप मैं भी नाम ले रहा हूँ ना। एहतसाब करने की बारी आई थी तो नवाज शरीफ ने हिम्मत जुर्रत की कोशिश की ना, और उसके बाद जो नवाज शरीफ का हाल हुआ वो आपके सामने ही है। वो लेके जाने लगे, अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे। और इसी तरह अच्छा, इसमें मेरे ख्याल में सदेला साहब, जुबैर साहब, जुबैर आप सदेला साहब, बिल्कुल यकीनन ये आप दोनों का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। और एलीट क्लास, अब आरिफ अलवी साहब जो बात कर रहे हैं, जाहिर है फिर एक पेज भी रहा है उनके दौरे हुकूमत पे, फिर वो जाहिर है वो बातें भी आ जाती हैं। फिर मियाँ साहब का, जैसे परवेज सदेला साहब हवाला दे रहे हैं, वहाँ पे भी सूरत हाल है। पहले मुझे क्यों निकाला का बयानिया था, अब सूरत हाल जो है खामोशी की जानिब से, जाहिर है फिर हिम्मत तो टूटती है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, वसीम आपकी तरफ आऊँगा। जाहिर है ये बात चलती रहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज मखसूस नशिस्तों का केस था, और आपके इल्म में है कि आज जो रिमार्क सामने आते रहे, गुज़िश्ता रोज भी हमने देखा कि जस्टिस मुनीब और चीफ जस्टिस के दरमियान एक नोक झोंक का सिलसिला रहा है। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल किसी हद तक कम थी मगर दिखाई दी है। आप क्या देख रहे हैं, ये केस क्या रुख इख्तियार करता दिखाई दे रहा है? अच्छा, मैं आपके सवाल की जानिब तो आता हूँ, मगर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक फैसले का हवाला दिया गया जब आरिफ अलवी साहब के एहतसाब से मुताल्लिक बयान पर, उस पर मैं थोड़ी सी फैक्चुअल करेक्शन करता जाऊं। कासिम सूरी रूलिंग गालबन केस का हवाला था, उसमें जो आर्टिकल 6 लगाने की बात की गई थी वो माइनॉरिटी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, मेजॉरिटी जजमेंट नहीं थी। अब आ जाते हैं आपके सवाल की जानिब, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यकीनी तौर पर आज एक अहम मुकदमा, और ये फुल कोर्ट बैठकर सुन रहा था, तो सूरत हाल बड़ी दिलचस्प थी। आज हमें एक लम्हे के लिए तो कमरा अदालत में बैठकर यूं लगा कि जैसे ये कोई वकील और जज के दरमियान बहस नहीं हो रही, बल्कि जजेस आपस में एक दूसरे को दलाइल हों या फिर ऑब्जर्वेशन हो, उसकी सूरत में मुकदमा लड़ रहे हैं। मगर जहां तक मखसूस नशिस्तों का और फिर उसमें आइन के आर्टिकल 51 की जो क्लास डी है उसकी तशरीह का मामला है, क्योंकि ये मामला 3 रुकनी बेंच से 5 फुल कोर्ट की जानिब दिया इसलिए था क्योंकि इसमें आइनी तरमीम, जो आइनी तशरीह है उसकी जरूरत थी। तो आज के रोज आज भी समाअत हुई, गुज़श्ता रोज भी समाअत हुई। इन दोनों समाअतों में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेजॉरिटी जजेस का एक व्यू पॉइंट लग रहा है, वो इस बात पर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस मान रहे हैं कि चूंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उससे इंतखाबी निशान तो वापस ले लिया गया था, मगर वो एक सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर थी, और उनके वो तमाम उम्मीदवारान जो आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ इंतखाबी निशानों पर इलेक्शन लड़े थे, उनकी वाबस्तगी तहरीक इंसाफ के साथ ही थी। और बाद में वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ शमूलियत उन्होंने अख्तियार की, तो उस मामले पर वो सवालात उठा रहे हैं। तो बज़ाहिर अगर मैं वन लाइनर आपको बताऊं
तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो मखसूस नशिस्तें लेने गई थी, मगर जो जजमेंट या जो जजेस का माइंड सेट है वो इस तरफ से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें मिलती दिखाई दे रही है। अभी जजमेंट तो नहीं है, ज़ाहिर है ये रिमार्क्स सामने आ रहे हैं, उससे केस के रुख का अंदाजा लगा रहे हैं हम। मेरे ख्याल में उमर दराज की तरफ, उमर दराज आप क्या समझते हैं कि क्या, ज़ाहिर है मोटा सा सवाल जो है वो यही है कि मखसूस नशिस्तें अब PTI को मिलेंगी या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को, या खाली रहेंगी? नहीं, असल सवाल ये है कि जिस तरह से ज़ाहिर है जजेस बड़े लीगल माइंड के साथ और बड़े इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ सवाल उठाते हैं, जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज बताया कि इंतखाबी निशान आपकी सियासी वाबस्तगी जाहिर नहीं करता, बल्कि जब आप कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं तो आप वहां पे बता देते हैं कि मेरी सियासी वाबस्तगी क्या है। और चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डी लिस्ट नहीं किया गया या उनका इंतखाबी निशान किसी और को अलॉट भी नहीं किया गया, जिसका मतलब है कि आपने तहरीक इंसाफ के लिए उसको रखा। अब जहां तक ये सवाल है, सवाल इस वक्त यूं लग रहा है, जिस तरह वसीम हमें बता रहे थे कि कोर्ट के अंदर डिबेट ये है कि ये सीटें क्या मिलनी चाहिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को या तहरीक इंसाफ को, प्रोसेस के ऊपर सवाल हो सकता है। लेकिन यूं लग रहा है जैसे जाहिर ये ऑब्जर्वेशन है, बाकी तो कोर्ट फैसला करेगी कि ये सीटें किसी और को मिलती दिखाई नहीं दे रही। यानी जो हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं वो फार्मूले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट यकसू दिखाई दे रही है कि उस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ही चीजें जाएगी। ये नहीं हो सकता जिस तरह आज पूछ रहे थे कि अगर आप यूं समझिए कि अगर 264 जो है वो आजाद उम्मीदवार जीत के आ जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, तो उससे ये लगता है कि जो आपने सीटें बांट दी थी वो बांटने वाला शायद सिलसिला ना हो। ये अगला सवाल हो सकता है कि अगर उसमें कुछ प्रोसेस में कोई एक्यूरेसी नहीं है या कोई फ्लॉ रह गया है तो क्या वो सीटें खाली छोड़ दी जाएंगी, क्या वो सीटें तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी, क्या सीटें वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएंगी। बहरहाल ये मामला आइंदा के लिए सेटल डाउन हो जाएगा, लेकिन इसमें एक बड़ा अहम मामला है और वो काजी फायज ईसा साहब की सरबराही में जिस बेंच ने बल्ले का निशान छीना था, मेरा ख्याल ये है कि वो भी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर सवालात उठना, फिर काजी साहब को उसके दिफा की कोशिश करना, वो भी एक नई चीज है। लेकिन बहरहाल अब आने वाले चंद दिनों में मेरा ख्याल इसको इतना लटकाना नहीं चाहिए था। आप 24 या 25 तारीख तक ले गए, ये 1, 2, 4 और समातों का मामला था, इसको वाइंड अप करके ताकि पता चलता अगर हुकूमत के पास जारी है, किसके पास जारी, इस फोन को किसी करवट बिठाना चाहिए और इसका फैसला जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो रखेगा, इम्प्लीकेट करेगा। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस टॉपिक पे गुफ्तगू की है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ICC T20 वर्ल्ड कप का नए पैनल के साथ। देखते रहिए खुल के बोल। वेलकम बैक। सियासी दुनिया में जो खेल चल रहे हैं उसका तो जिक्र हमने किया और खुल के जिक्र किया है और खुल के बोले भी हैं। इस वक्त हम बात करेंगे मैच की और ICC T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, खुल के खेल के हवाले से हम जिक्र करेंगे। और इस वक्त गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं हसनैन लियाकत, हसन रजा और शेरदिल खान। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ। मैं सबसे पहले तो हसनैन आपसे जानना चाहूँगा कि ICC T20 वर्ल्ड कप में लो स्कोरिंग के बायस जो है वो पिच ज़ेरे तनकीद है। आप क्या समझते हैं कि इस अब जो लोग चौके छक्के देखते आए हैं ज़ाहिर है T20s में, और ये उसकी अट्रैक्शन भी होती है, इस पिच के बायस आप समझते हैं कि मज़ा आएगा मैच का? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बात अगर पिचेस की जाए तो मैं थोड़ा सा अगर तारीख के जरोकों में जाऊं तो 2007 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज़ में, और वो वर्ल्ड कप भी ऐसा एक डरावना ख्वाब साबित हुआ था ICC के लिए कि उसके बाद उनको एकदम से जो T20 की तरफ शिफ्ट होना पड़ा, फिर T20 क्रिकेट एक ब्रांड बन गया। अभी भी जो पिचेस हैं, जो बेसिकली लास्ट मैच हुआ वो ड्रॉप इन पिचेस होती हैं, उसमें कभी कभार कोई बॉलिंग पैराडाइज विकेट होती है, कोई बैटिंग पैराडाइज विकेट होती है। ये काफ़ी अर्ली ऑन होगा कि हम पिचेस के ऊपर डिबेट करें, क्योंकि अभी जो एडलीड की विकेट है वही आपको देखेंगे आपके न्यूयॉर्क में यूज़ होगी पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। वो उसकी जो विकेट है वो इस तरह की विकेट है कि वहाँ पे बैटिंग पैराडाइज सर्विस होता है और फिर साथ साथ स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। सो स्पिनर्स अगर आपके तगड़े होंगे तो आप जो हाई स्कोरिंग गेम है उसको रोक सकते हैं, नहीं तो आपको हाई स्कोरिंग गेम्स भी आते हुए नजर आएंगे। लेकिन जहां तक आपका सवाल है वो बड़ा वैलिड वेस्ट इंडीज के हवाले से है कि वेस्ट इंडीज की जो पिचेस हैं वो इस तरह की पिचेस है जहां पे आपको 130-40 की क्रिकेट नजर आएगी, और काफ़ी हो गया मेरे ख्याल। अब PSL में भी आप 200 रन देख चुके हैं, IPL में भी 200-250 बल्कि 287 रन भी बने, तो अब थोड़ा सा आपको क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलेगी और शायकीन जो बॉल और बल्ले की जंग है उसको देखेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस पर तनकीद बनती नहीं है। जब 150-60 की क्रिकेट होगी तो वो ज्यादा उसमें सनसनी होगी, ज्यादा उसमें मजा होगा।
ठीक है। अच्छा, इसी पे हसन रजा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इसी पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि अब 9 जून, जैसे अभी जिक्र किया है हसनैन ने भी, कि 9 जून को पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है, ज़ाहिर है पाकिस्तानी शायकीन उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं, तो एक तो उस पिच के हवाले से आप कितना सनसनीखेज़ मुकाबला देख रहे हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो हमारा स्क्वाड वहाँ पर मौजूद है उससे उम्मीदें क्या वाबस्ता? उम्मीदें तो बहुत सारी लगाई हुई है पाकिस्तानी कौम ने कि जब इंग्लैंड से भी सीरीज आप लोग खेले हैं तो वहां पर 2-0 से इंग्लैंड ने जो है मैच हराया है पाकिस्तान को, और कंटिन्यू उसके बाद फिर आयरलैंड से आप मैच हार गए। उम्मीदें तो लगी हुई है मगर टीम का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा अभी तक। हमने 2 कीपर खिलाए हुए हैं, फिर तीसरा कीपर हम खिला देते हैं, रिजवान से हम फील्डिंग करवा रहे हैं, और यही चीज है कि जो डोमेन किसी प्लेयर की है उससे फायदा नहीं उठा रहा है कैप्टन, उससे पाकिस्तान का रिपोर्ट फायदा नहीं उठा रहा। यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका प्लेयर कौन सी पोजीशन पे कब कहाँ खेल रहा है, कहाँ उसको यूटिलाइज करना है। जितनी भी टीमें आप अगर देखें तो यूएसए का अगर पहला मैच देखें तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी, और जो बैटर्स खेल रहे थे 94 रन की इनिंग खेली उन्होंने, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। तो ये मौका प्लेयरों को मिल रहा है, उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उनके कैप्टन, उनकी जो कंट्री नेशन है, सिलेक्शन कमेटी, वो उनको कॉन्फिडेंस देती है कि आप जाएं और अपनी परफॉर्मेंस का भरपूर मुजाहरा करें। मगर हमें जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट होना पड़ता है। हमारे यहाँ हमें डिसाइड नहीं कर पाते कि हम स्पिनर्स कौन से लेके जा रहे हैं जिनको यूटिलाइज करेंगे वहां पर। इससे पहले एशिया कप में देखें तो उसामा मीर खेल रहे थे, अब वो कहीं नजर यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। शदाब आ गए हैं, उसके बाद अबरार को कहते थे हम टेस्ट बॉलर होंगे, और अबरार जो है वो अभी तक कोई मैच नहीं खेले, आइंदा होप कि आगे मैचेस खेलें। तो कहीं ना कहीं फ्लॉज ऐसे नजर आ रहे हैं कि हम बैटिंग सेट टॉप ऑर्डर की नहीं कर पा रहे। उसके बाद बॉलिंग में हमारी इंजरीज जो है काफी 1 साल में रही है, हम बेस्ट प्लेयर बॉलिंग की बन रहे थे, फिर अचानक से इंजरी शुरू हो गई पाकिस्तान की बॉलर्स में, और वहां पर जो है वो टीम का कॉम्बिनेशन नहीं बना। मगर ओवरऑल अब अमेरिका में ये वर्ल्ड कप है, वहां पर जाके प्लेयर्स खेल रहे हैं, और देखें वेन्यू तो डिफरेंट है, और विकेट्स अगर आप ड्रॉपिंग पिच की बात कर रहे हैं तो वाहिद न्यूयॉर्क ऐसी जगह है जहां पर ये ड्रॉपिंग पिच बनाई गई है, और यकीनन यहाँ पर जो है स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स जो हैं बड़े साजगार साबित हो रहे हैं। साउथ अफ्रीका का पिछला मैच देखें तो नोकिया ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी और 7 रन देके 4 विकेट्स लिए हैं। तो ऐसे बॉलर्स ऐसी नई पिचेस पे, नए ग्राउंडों पे, नई कंडीशन में कोई भी महारत रखने में जो है वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अलार्म दिया गया है, और अच्छे मैचेस उनके टफ मैचेस हैं। अगर इंडिया से अच्छा मैच है, अगर वो जीत गए तो मुझे लगता है कि आगे कॉन्फिडेंस अच्छा मिलेगा। अगर वो हार गए तो मजीद प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जो नेशन की टीम एसोसिएट की है वो बड़ी तैयारियां करके आई इन टीमों के अगेंस्ट। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसी पे शेरदिल खान, यकीनी तौर पर वहाँ पे मैच मुख्तलिफ टीम्स के दरमियान है, पाकिस्तान इंडिया ज़ाहिर है फोकस्ड होता है हमारे यहाँ, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इस सारी सीरीज़ में अब तक जितने मैचेस हुए हैं, छोटी टीम जो है वो भी एक बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं। और पाकिस्तान के जिस स्क्वाड का हवाले से अभी जिक्र किया गया है, जैसे अभी हसन रजा ये जिक्र कर रहे थे, आप समझते हैं कि यानी इस पर इत्तेफाक करते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं, जो तब्दीली की गई वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट है? बहुत शुक्रिया सबसे पहले इनवाइट करने का। पेश की माजरत, मेरा गला खराब है। okay. पहले तो प्लेइंग कंडीशंस, और हम बात कर लें पिचेस की, तो 2 डिफरेंट फ्लेवर्स हमें नजर आएंगे इस आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। एक फ्लेवर है कैरिबियन फ्लेवर, और एक है अमेरिकन फ्लेवर। अमेरिकन फ्लेवर में ये होगा कि जैसा बात की हसन ने भी, कि ड्रॉप इन पिच है न्यूयॉर्क की, बहुत लो स्कोरिंग गेम हमने देखा श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका, और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पेसर्स हैं उनको मदद मिलेगी, और शायद इसी वजह से भारत थोड़ा सा परेशान है इस विकेट को लेकर। और आप देखते हैं कि स्टार स्पोर्ट्स पर और बाकी चैनल्स पर बड़ी बात हो रही है कि किस किस्म का वेन्यू है, बहुत छोटा वेन्यू है और बड़ी स्लो आउटफील्ड है, तो वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेवर करेगा न्यूयॉर्क की कंडीशन। लेकिन जो कैरिबियन की कंडीशन है वो आप हमेशा से जानते हैं कि स्विंगिंग कंडीशंस हैं, और स्पिनर्स के लिए बहुत साजगार है। तो 2 डिफरेंट फ्लेवर्स हमें इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे। और जहां तक पाकिस्तान की सिलेक्शन की बात है, बहुत सी बात होती रही पाकिस्तान की सिलेक्शन को लेकर, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बैलेंस साइड हम बनाने में कामयाब हो गए हैं। अगर हमारे स्पिनर्स, खासतौर पर अगर हम शादाब की बात करें, अगर वो आ जाते हैं फॉर्म में वापस, तो वो काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासतौर पर वेस्ट इंडियन कंडीशंस में। और अबरार भी आपके साथ मौजूद है, एक मिस्ट्री स्पिनर है। हमें अब वक्त आ गया कि उसको भी हम मैचेस दें और अनलीश करें, क्योंकि अबरार को ज्यादा टीमों ने नहीं खेला हुआ। तो हमारी बॉलिंग मजबूत है, जो हमें यूएसए में भी मदद देगी और हमें कैरिबियन में भी मदद देगी। तो मैं समझता हूँ बैलेंस साइड है और हमें बैक करना चाहिए अपनी टीम को। अच्छा, इसी पे हसनैन, जाहिर है बार बार जिक्र आ रहा है अबरार के हवाले से, अबरार की मिस्ट्री क्या है, क्यों यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? आप जाहिर है अक्सर इसका जिक्र भी करते हैं, जरा आज हमें भी खोल के बताएंगे।
देखिए एतजाज़, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि उनकी मिस्ट्री क्या है, क्योंकि उनकी मिस्ट्री अभी तक पूरे पाकिस्तान ने देखी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए। और मैं एक जगह पे पढ़ भी रहा था और मुझे किसी हद तक ये बात बड़ी वैलिड लगी कि शायद पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, पाकिस्तान की जो कप्तान है बाबर आजम, वो अबरार की मिस्ट्री को छुपाए रखे हुए हैं कि अबरार को भी हमने दुनिया को नहीं दिखाना और एक ही दफ़ा उनको दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि उसमें दो प्रॉब्लम होंगे। जिस तरह आपने देखा कि शादाब खान को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, शादाब खान हर मैच खेलते हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि वो 54 रन भी दे रहे हैं, वो 55 रन भी दे रहे हैं। वो इसी वजह से आ रही है कि किसी बड़े मैच में हम अबरार को यूज़ करेंगे, अगर तो वो चल गए तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में एकदम से कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। देखा, इस वजह से हमने मिस्ट्री स्पिनर को छुपाया हुआ था, इस मैच के लिए छुपाया हुआ था। ना चले तो फिर हमें वापसी जो है वो शादाब खान की तरफ जाना पड़ेगा। जहां तक शेरदिल ने बात की कि हमारे पास टीम पूरी है, मेरे हिसाब से हम स्पिनर्स पे लैग कर रहे हैं। हम अगर बहुत ज्यादा मिसाल देते हैं अपने पड़ोसी मुल्क की, पड़ोसी मुल्क 4 बेहतरीन स्पिनर्स के साथ इस वक्त वर्ल्ड कप में मौजूद है, जहां पर पाकिस्तान सिर्फ 2 स्पिनर्स के साथ है और एक स्पिनर को हमने 11 मैच हो गए यूज नहीं किया, और दूसरा हमारा स्पिनर वो 128 रन दे चुके आखिरी 3 मैचेस में बगैर किसी विकेट के। सो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं। फिर ओपनिंग में भी आप देखिए, मिडिल ऑर्डर में भी देखिए, फिर फास्ट बॉलर्स आप मोहम्मद आमिर को वापस लेके आए, वो भी मार खा रहे हैं। नसीम शाह जिनको कॉन्फिडेंस की जरूरत थी इंजरी के बाद, वो भी मार खा रहे हैं। मसला ये है कि आपने जब इंजरी के बाद नसीम शाह को लाया था, उनको आपने ज्यादा मैचेस देने थे ताकि उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहाल होता, लेकिन मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इसी तरह के रिसोर्सेज के साथ बहुत ज्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। कोई ऐसा डिपार्टमेंट मुझे पाकिस्तान टीम का इस वक्त ठीक चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, अगर बात की जाए बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से हट के उनकी प्लेयरशिप पे, तो बाबर आजम जरूर अच्छे हैं, वहां पे 50s भी आ रही हैं, वहां पे उनकी एवरेज भी अच्छे हैं, वहां पे वो 4000 रन भी बना रहे हैं, लेकिन उनकी कैप्टनसी को भी लेके मुझे बड़े कंसर्न्स हैं, क्योंकि बड़ी डिफेंसिव कैप्टनसी करते हैं, उस तरह की अटैकिंग माइंडसेट के साथ कप्तानी नहीं करते जिसका अभी हम कप्तानी देखते हैं डिफरेंट जो दुनिया के कप्तान हैं। सो बहुत सारे लूप होल्स है पाकिस्तान टीम में। हाँ, अगर इंडिया वाला मैच हम जीत गए या 1-2 मैच अच्छे जीत गए, मोमेंटम अगर इस टीम को मिल गया तो हो सकता है ये अच्छा कर सके, लेकिन मोमेंटम ना मिला तो इस वक्त हमारे जो ऑड्स हैं वो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन हसनैन, मैं थोड़ी सी यहाँ पर बात ऐड कर दूं। जो मैंने कंडीशंस की बात की, मैंने पाकिस्तानी स्क्वाड को इन कंडीशंस के मुताबिक कहा है कि बैलेंस नजर आता है, खासतौर पर कैरिबियन कंडीशन में और जो यूएसए की कंडीशंस हैं। तो जो हमने रिजल्ट्स देखे वो हमने देखे कि जो अभी रिसेंटली हमने सीरीज इंग्लैंड में खेली है, जिस तरह हमें नाकामी हुई है, तो शायद मैं कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा सा बैक करूंगा इस टीम को कि कैरिबियन कंडीशन सूट करती है पाकिस्तान को। ठीक है, अब आप उस एनवायरनमेंट के हिसाब से करें। हसन, आप क्या समझते हैं हसन रज़ा कि इस वक्त ज़ाहिर इंग्लैंड के खिलाफ जो हमने कारकर्दगी देखी है वो तो बड़ी मायूस कन है, क्या आइंदा हम तवक्को कर सकते हैं, जिस तरह शेरदिल ये कह रहे हैं कि बैलेंस टीम है, इन कंडीशंस को अगर देखा जाए तो उससे हम तवक्को कर सकते हैं? आप एग्री करते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि अभी 6 तारीख को और हमारा 9 तारीख को मैच है, और दोनों टीमों से जो मैच है अमेरिका से और उसके बाद इंडिया से मैच है। अमेरिका की पोजीशन सबने देख ली है, पहले मैच में किस तरह से वो खेले। ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले भी वो इतने तबाकुन तरीके से खेल चुके हैं। उनके बैटर्स जो थे 94 रन की इनिंग खेली, एक बैटर्स ने 10 छक्के लगाए अपनी इनिंग्स में, और कैरिबियन से उनका ताल्लुक है, वहां पर मेजर क्रिकेट लीग होती है, वहां पर क्लब क्रिकेट भी खेली, आपने लीग क्रिकेट भी खेली, और वहां से इम्प्रूव करके आए क्वालिफाइंग राउंड में, और आज वर्ल्ड कप खेल रहे हैं यूएस की टीम। तो ये क्रिकेट आप देख लें, नीदरलैंड की अगर टीम देखेंगे तो वो भी आउटस्टैंडिंग खेल रही है। तो जितनी भी टीमें हैं वो आउटस्टैंडिंग खेल रही हैं, और मुझे लगता है कि एक अपसेट होने वाला है ऐसे मैचेस में, क्योंकि ऐसी टीमें कभी भी जो बड़ी टीमें होती है चैंपियंस, उनको हराने में बड़ा अहम किरदार अदा कर सकती है। तो पाकिस्तान का 6 तारीख को और 9 तारीख को मैचेस हैं अपने पूल में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होंगे, किसी भी टीम को आप इजी नहीं सकते। आपने अगर बैलेंस की बात करिए तो पाकिस्तान की टीम में जो बैटिंग लाइनअप है वो आप देखें तो थ्रू आउट फेल जा रही है। आप 156 से ऊपर T20 में जा ही नहीं रहे, आप 190 पे जाना चाहिए, आपको 185 पे एटलीस्ट जाएं। हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखते हैं कैप्टन या मैनेजमेंट वो कहती है कि हमारे 20 रन शॉर्ट हो गए, हमारे 25 रन शॉर्ट हो गए। तो बैटिंग में वो नजर नहीं आ रहा है, जब तक आप बैटिंग अच्छी नहीं करेंगे और उसके बाद बॉलर्स आपको डिफेंड नहीं करेंगे। हारिस नो डाउट कि वापस कम बैक करके आए, उन्होंने 3 विकेट्स लिए लास्ट मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट, मगर आपको रन करने पड़ेंगे। अगर मैच जीतना है तो 190 रन एटलीस्ट करने पड़ेंगे, जहां पर आपके बॉलर्स भी कॉन्फिडेंट रहे। ठीक है, अच्छा, इसी हवाले से यकीनन पेस भी देख रहे हैं खैर इस वक्त इस वर्ल्ड कप के हवाले से कि एक सनसनी सी हमें नजर आ रही है, छोटी टीम पे रोल। वेलकम बैक। अब थोड़ा सा ये भी जिक्र कर लें कि ज़ाहिर है कोई भी प्रोफेशनल मेहनत करनी पड़ती है, उस पर थोड़ा टेक्निकल मजीद भी बात करेंगे, लेकिन हसनैन ज़रा आप मुझे ये बताइएगा कि ये आजम खान का क्या मामला है, ये उनका रवैया क्या साबित कर रहा है? पोस्ट लगती हैं, डिलीट हो जाती हैं, क्या वो दिल बर्दाश्ता हो गए या मामला कुछ और है?
देखें, इसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करते रहे। लाजमी तौर पे दिल बर्दाश्ता तो उन्होंने होना है, क्योंकि जब आपके कप्तान आपकी वीडियो बना रहा हो, उसमें आप डॉलर लहरा रहे हों और उसके बाद उस वक्त पूरा पाकिस्तान उसको एंजॉय कर रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली अगले मैच में हो ये कि आप 3 कैचेस ड्रॉप कर दें, उसके बाद बैटिंग में भी आपसे परफॉर्म ना हो, तो फिर आपकी जो पुरानी पोस्टें हैं उसमें लोग ये कमेंट करेंगे। तो उन्होंने डिलीट कर दिया। एक डिलीट करके उन्होंने गलती ये की कि अपनी तरफ थोड़ा सा अटेंशन डाइवर्ट कर दी। लेकिन हमारे यहाँ भी ना कुछ फैन क्लब को भी एहसास करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि ये फैन क्लब कम और जाली अकाउंट्स ज़्यादा हैं जो कि आके कमेंट्स करते हैं, क्योंकि इनके जो अगर इनके ऊपर कंप्लीट रिसर्च की जाए तो ये वही पेड अकाउंट लग रहे होते हैं, पीआर कैंपेन्स होती हैं जो कि बाज़ खिलाड़ियों के हक में होती हैं, बाज़ खिलाड़ियों के खिलाफ होती हैं। लेकिन सिर्फ गलती एक ही आज़म खान से हुई, वो ये हुई कि वो उन्होंने सिर्फ ये आगाह कर दिया जी कि अपनी पोस्ट डिलीट करके कि मेरे खिलाफ एक बहुत ज़्यादा मुहिम चल रही है। लेकिन दूसरा जो मसला है उसको पाकिस्तान में वैसे भी वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो बाबर आजम ने उनको प्रैक्टिस के दौरान गेंडा कह दिया, वो इस वक्त पाकिस्तान में एक इशू बना हुआ है। तो मसला ये यार कि मैं पाकिस्तान में लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि हम जो है ना एक हर वक्त एक फिलोसफर बन जाते हैं। हमारे कल्चर में ये चीज़ें चलती हैं, किसी को काला कह दिया, किसी को चिट्टा कर दिया। ये आप अगर यूरोप में बैठे हुए या जहाँ पे शेरदिल खान साहब बैठे हुए, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा माइंड किया जाता है। तो हमारे यहाँ ना हर चीज़ को इशू बना दिया जाता है। मेरा ख्याल है अगर प्रैक्टिस में हम बाबर आजम के खिलाफ तो हर जगह उनके स्ट्राइक रेट के ऊपर बात कर सकते हैं, उनकी क्रिकेट के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रैक्टिस में उन्होंने किसी खिलाड़ी को नवाब साहब कह दिया या किसी खिलाड़ी को कुछ कह दिया, तो उनकी आपस की बातें उनको आपस में ही रहने दिया करें। ये नहीं कि वहाँ से वीडियो आ गई और उसके बाद इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल इशू बना है कि बाबर आजम ने आजम खान को ये कह दिया। तो इस तरह की चीजों से हमें थोड़ा सा इज्तनाब करना चाहिए। ये मैं शेरदिल भाई आप ही से ये सवाल है, ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान में जैसे ये बात कर रहे हैं हंगामा है क्यों बरपा, और क्या ये मामला यही है, कल्चर का डिफरेंस है, या हम पैटी इश्यूज की तरफ ज़्यादा जाते हैं टेक्निकल की बजाय, ये हमारा मसला है, या थोड़ा लोग उस सूरत हाल से भी बाहर आना चाहते हैं, अगर वो किसी टेंशन में है जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट है तो चलो एक इशू मिलता है उससे खेलते रहते हैं। बस ऐसा ही है। देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब टीम के आपस के अंदर के मामलात हैं और वो खिलाड़ियों की आपस में दोस्तियां हैं, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, सबका आपस में एक अच्छा बॉन्ड होता है, तो वो बहुत सी चीजें शेयर करते हैं। अब बहुत सी ऐसी चीजें जो मीडिया पे आ जाती हैं, हमें इस चीज को नहीं बनाना चाहिए मुद्दा। हमें बनाना चाहिए कि क्या आजम खान की जगह बनती है टीम में या नहीं, आजम खान को हम क्यों कैरी करें, जो असल जिससे नुकसान होगा पाकिस्तान को, हमें उन चीजों को डिस्कस करना चाहिए, ना कि ये कि उसने उसको क्या कह दिया या उसकी क्या वीडियो आ गई। आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें मैटर करती हैं। और ये सब टीमों में आपस में जब एक कल्चर होता है, आपस में उठते बैठते खाते पीते हैं, तो जिस तरह दोस्तों से आप बात करते हैं, आप ट्रीट करें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को एज ए इंसान कि उनसे कुछ भी हो सकता है, आपस में वो खेल रहे हैं, आपस में दोस्ती आ रही है, बहुत सी चीजें हो जाती हैं। बहुत सी चीजें आप स्टंप माइक पे सुनते हैं जो आमतौर पर आप नहीं सुनते हैं, और आप ये चीजें होती हैं कि कोई गाली गलौज भी कई दफा हो जाती है स्टंप माइक से। ये आज की बात नहीं है, पिछले जब से स्टंप माइक आए हैं क्रिकेट में, हमने देखा कि बहुत से खिलाड़ी जो हैं वो एक दूसरे को छेड़ते भी हैं और गाली गलौज भी करते हैं। तो ये चीजें गेम का हिस्सा होती हैं, और हमें गेम को इटसेल्फ क्रिटिसाइज करना चाहिए, ना कि पैटी इश्यूज को करना चाहिए। चलें, आजम खान का जिक्र अभी हम कर ही रहे हैं, तो उनकी जगह के हवाले से भी बता दीजिएगा स्क्वाड में इस वक्त उनकी कारकर्दगी के हवाले से अगर बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि किस हद तक वो यानी कहां पे रैंक करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम जब एक बैकअप कीपर के तौर पर उनको लेकर गए हैं कि अगर उनको फील्ड में कहीं नहीं हम भेज सकते तो उनको कीपिंग करवा दें। कीपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी टीम का, और वो कीपर जो होता है वो पूरी गेम देख रहा होता है और गाइड कर रहा होता है कप्तान को फील्ड प्लेसमेंट्स। तो मैं समझता हूं कि रिजवान से अच्छा कीपर अब आपके पास मौजूद नहीं है, तो हमें वो स्लॉट सिर्फ इसलिए कि जी हमें आजम को खिलाना है, आप रिजवान से कीपिंग नहीं कर रहे। पहली बात तो ये कि आपको रिजवान से ही 100% कीपिंग करवानी चाहिए। और जहां तक बात है कि हम आजम को क्यों लेकर गए हैं, हम उसको लेकर गए हैं कि वो छक्के मारता है, उसी तरह जिस तरह हम आसिफ अली को कैरी करते रहे माजी में, अब हमने आजम खान को कैरी करना शुरू कर दिया है, और उसकी जगह बनाने के लिए हमने एक बड़ी सेक्रीफाइस की है कि हम उससे कीपिंग करवा रहे हैं। कैरिबियन के जो विकेट्स हैं वहां तो जिस तरह उसने सीपीएल में खेला उसकी फॉर्म पे हम बात कर सकते हैं कि जी उसको इस लिहाज से ले गए कि जी कैरिबियन पे उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो शायद वो वहां पर छक्के मारे। आई डोंट थिंक सो कि
आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी जगह है। लीग्स खेलना एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और लीग्स में परफॉर्म करना एक बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट करता है कि वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए सही। हैं। तो मैं समझता हूँ कि आजम खान की जगह नहीं बनती, इसकी जगह हमें या तो अपनी बैटिंग को स्ट्रांग करना है या फिर हमें अपनी बॉलिंग में किसी एक को ऐड करना है स्क्वाड के अंदर, और आजम की बजाय हमें रिजवान से कीपिंग करवानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी में हसन रजा साहब आप क्या समझते हैं? आजम खान के हवाले से जाहिर है आपकी राय भी मैं जानना चाहूंगा, साथ साथ ये भी बाबर आजम के हवाले से अभी जिक्र है उनकी कैप्टनसी के हवाले से, और जाहिर है हसनैन साहब तो खैर उनके बड़े हामी रहे हैं, आपका क्या ख्याल है इस पर? देखें, अभी मेरे ख्याल में बाबर आजम का पूछ रहे हैं कैप्टनसी का, या आजम का पूछ रहे हैं? दोनों में से मुझे नहीं, मैं आजम साहब वो भी मैं चाह रहा हूँ कि इन पे भी कमेंट कर दें, और फिर साथ ही मैंने जिम्नन सवाल अटैच कर दिया। जी बिल्कुल। बाबर आजम तो देखिए नो डाउट कैप्टनसी से वापस आए हैं, उसके बाद शान मसूद ने टेस्ट टीम में कैप्टन बनाया गया, बाबर आजम को बताया, फिर शाहीन को कैप्टन बनाया आपने। 4-1 से जो है सीरीज आ रहे न्यूजीलैंड में। अब कैप्टनसी जो भी कोई करता है तो उसको इंडिविजुअली परफॉर्मेंस भी करनी पड़ती है। ये नहीं कि वो सिर्फ कैप्टनसी करता रहेगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी करेंगे आप। आपको अपना रन रेट और स्ट्राइक रेट भी अच्छा करना पड़ेगा। आप टॉप ऑर्डर में अगर आप खेल रहे हैं, आपको टीम को लेके भी चलना पड़ेगा साथ में, और डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको। ब्रेव डिसीजन आप लेंगे, और जहां पर बॉलर्स को लगाना है वहां पर आप बॉलर को लगाएंगे, अपने मेन बॉलर्स को। और जहां बैटिंग में आपने खेलना है तेज, तो वहां पर तेज खेलना पड़ेगा। ये सारी चीजें टीम का हिस्सा होती हैं, और टीम मैनेजमेंट, कैप्टन, कोच, जो भी इतना सारा स्क्वाड किया हुआ है, ये मिलकर मशावरत करते हैं। और बाबर आजम को नो डाउट कि इतना एक्सपीरियंस तो हो गया, 3-4 साल से वो मुसलसल टीम के साथ भी रहे, एक ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप की शक्ल में ये प्लेयर्स सारे खेल रहे हैं। आप देखें, फहीम अशरफ हो गए, नवाज खेलते रहे, इनको चांसेस दिए गए इतने। इसके बाद इफ्तिखार खेल रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर, रिजवान जो इनके साथ खेल रहे हैं। और वाहिद मेरे ख्याल में 2 पार्टनरशिप ऐसी लगी हैं जो रिजवान और बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, वही जो है इंडिया के अगेंस्ट मैच जीते दुबई में हम, और वही एक कॉम्बिनेशन अच्छा बना था। उसके बाद से अगर आप देखें तो रिजवान जब से आउट होना शुरू हो गए, सारा प्रेशर जो है वो बाबर आजम पे आ गया। फिर फखर जमान नंबर 3-4 पे आ गए नीचे। यही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो नहीं पा रही है पाकिस्तान टीम की, जिसकी वजह से आजम खान पे प्रेशर आ रहा है। कभी उस्मान खान को हम खिला लेते हैं मिडिल में। 6 ओवर के बाद जो है वो भी एक इनिंग शुरू होती है जहां से आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। 14 ओवर जो होते हैं उसमें आपको मैच को लेकर चलना पड़ता है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम सिर्फ 6 ओवर में जाके मार करने की कोशिश करते हैं। जब आपकी विकेटें गिरती हैं और आप फिर इफ्तिखार पे बिलीव करना शुरू हो जाते हैं, फिर नीचे जो डाउन द ऑर्डर बॉलर्स होते हैं उनसे एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। तो क्रिकेट में, प्रोफेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। आपका मेन बैटर्स जो है वो 2 से 3 खड़े रहना चाहिए टिल एंड ओवर तक, जब जाके आप 190-80 रन कर सकते हैं। और रही बात आजम खान की, आपने बताया कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थे वो, और उसके बाद ये चीजें करने लगे। देखिए, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है आपकी क्रिकेट में आपके पाकिस्तान की होती है। जब आप परफॉर्मेंस देंगे तो चीजें जब भी अच्छी लगती हैं। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे, टीम हार रही है और आप खुद कम बैक करके पाकिस्तान टीम में दोबारा साल बाद आए, तो आपको फोकस अपनी क्रिकेट पे करना चाहिए। और जो मैनेजमेंट इतनी सारी गई हुई है वहां पर क्या कर रही है, और जो वहां पर पीसीबी के लोग हैं इतने सारे, और उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि जो भी कोई रिस्पेक्ट कोई आपस में नहीं करे एक दूसरे की, तो उसमें पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये है कि एब्यूज जो लैंग्वेज होती है, ये चीजें इनको प्रोफेशनलिज्म में वहां पर अवॉइड करना चाहिए। एथिकली ख्याल रखना चाहिए, नुमाइंदगी भी कर रहे हैं एक मुल्क की। बिल्कुल इसी के साथ ही चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है अपने इख्तिताम को बचा, मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।